ये कहानी है बीरामपुर गांव की, जो कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज अमावस की काली रात में यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। हवाओं में सिर्फ खौफ है और एक पुरानी हवेली के खंडहर से आती रोने की आवाजें। अरे ओ काका, जल्दी कदम बढ़ाओ, सूरज डूबने वाला है। तुम्हें पता नहीं क्या कि आज अमावस की रात है। अगर अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ रामू बेटा, जानता हूँ। जब से वो मनहूस घड़ी इस गांव पर आई है, तब से तो दिन में भी डर लगता है। लेकिन क्या करें, पेट की आग बुझाने के लिए खेत पर तो जाना ही पड़ता है। चलो जल्दी चलो। काका, कल रात मैंने फिर वही आवाज सुनी थी, वही पायल की छन छन और फिर किसी के चीखने की आवाज। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लगता है आज रात वो डायन फिर किसी को उठा ले जाएगी। चुप कर पागल, उसका नाम मत ले। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उसने सुन लिया तो अगली बारी हमारी ही होगी। जल्दी घर में घुस जाओ और दरवाजा बंद कर लो। गांव में दहशत का माहौल था, हर कोई डरा हुआ था। तभी गांव के बीचों बीच बनी चौपाल पर कुछ लोग और गांव का सरपंच ठाकुर गजेंद्र सिंह बैठे थे। तुम लोग क्या औरतों की तरह डर कर बैठे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब वहम है। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है यहाँ। ये सब तुम गवारों का अंधविश्वास है। नहीं सरपंच जी, ये अंधविश्वास नहीं है। परसों रात हरि को उस चुड़ैल ने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। अरे तो क्या हुआ? हो सकता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो या फिर किसी पुराने दुश्मन ने उसे मार डाला हो। तुम लोग बेकार में एक मरी हुई औरत को बीच में ला रहे हो। चंपा मर चुकी है और मुर्दे वापस नहीं आते। पर सरपंच जी, हरि मरने से पहले बस एक ही नाम ले रहा था, चंपा चंपा। और हमने खुद उस खंडर की तरफ लाल साड़ी में एक परछाई को जाते देखा है। बस करो, मैं अब और बकवास नहीं सुनना चाहता। अगर कोई डरता है तो वो अपने घर में दुबक कर बैठे। मैं इस गांव का सरपंच हूं, मुझे किसी आत्मा का डर नहीं। सब अपने काम पर जाओ। सरपंच के अहंकार ने गांव वालों का मुंह बंद करा दिया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसी रात गांव में शहर से पढ़कर आया एक नौजवान रवि बस से उतरता है। अरे, इतनी रात गए पूरा गांव वीरान क्यों पड़ा है? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। बचपन में तो इस समय तक चौपाल पर भीड़ लगी रहती थी। काका के घर की लाइट जल रही है, उन्हीं से जाकर पूछता हूं। काका, ओ काका, दरवाजा खोलिए। मैं रवि हूं, शहर से आया हूं। कौन है? रवि? रुक बेटा, अभी खोलता हूँ। जल्दी अंदर आजा। बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्या हुआ काका? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? और पूरा गांव शमशान जैसा शांत क्यों है? मुझे तो लगा था मेरी छुट्टियों में यहाँ खूब रौनक मिलेगी। रौनक तो कब की चली गई बेटा। अब तो यहाँ सिर्फ मौत का नंगा नाच होता है। अच्छा हुआ तू आ गया, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव अब रहने लायक नहीं बचा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? साफ साफ बताइए, क्या बात है? मैंने रास्ते में भी अजीब सी भारी हवा महसूस की थी। बेटा, ये सब उस चंपा का किया धरा है। वो अब इंसान नहीं रही, चुड़ैल बन गई है। पिछले 6 महीनों में 5 लोगों को मार चुकी है वो। और वो सिर्फ मारती नहीं है, तड़पा तड़पा कर जान लेती है। चंपा? वही चंपा काकी जो मुझे बचपन में आम खिलाया करती थी। वो तो बहुत ही नेक दिल औरत थी। उनकी मौत तो बीमारी से हुई थी ना? मुझे चिट्ठी में यही बताया गया था। यही तो झूठ है रवि। हम सब ने अपनी जुबान सिल ली थी डर के मारे। चंपा बीमारी से नहीं मरी थी,
उसे मारा गया था और मारने वाला कोई और नहीं, हमारे गांव का सरपंच गजेंद्र सिंह है। क्या सरपंच जी ने चंपा काकी को मारा? लेकिन क्यों? उनका क्या बिगाड़ा था उस बेचारी ने? चंपा की जमीन, वो जमीन जो गांव के नहर के पास है, सरपंच उसे हथियाना चाहता था। चंपा ने अंगूठा लगाने से मना कर दिया तो एक रात सरपंच और उसके गुंडों ने उसे घर से उठाया और फिर उसकी लाश अगले दिन कुएं में मिली। सरपंच ने कह दिया कि वो पैर फिसलने से गिर गई। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है काका, और आप सब चुप रहे, किसी ने पुलिस को नहीं बताया। इसी चुप्पी की वजह से आज वो चुड़ैल बनकर बदला ले रही है, लेकिन वो निर्दोष गांव वालों को क्यों मार रही है? क्योंकि जब उस पर जुल्म हो रहा था तब पूरा गांव खामोश था। हरी, रामू के बापू, वो सब गवाह थे, पर सरपंच के डर से कोई नहीं बोला। इसलिए वो सबको सजा दे रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अगर ऐसा है तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। वो सबको मार देगी और अंत में सरपंच को भी। लेकिन इसमें बेकसूर लोग भी पिस रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। तू पागल मत बन रवि, तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, इन ताकतों से नहीं लड़ सकता। वो खून की प्यासी है, तू कल सुबह ही वापस चला जा। नहीं काका, मैं भागूंगा नहीं। अगर चंपा काकी बदला लेना चाहती हैं तो इसका मतलब है कि वो न्याय चाहती हैं। मुझे उनसे मिलना होगा। नहीं रवि, वहां मत जाना। उस बरगद के पेड़ के नीचे जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। डरिए मत काका, सच्चाई मेरे साथ है। मुझे आज रात ही उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। मुझे जानना है कि वो आखिर चाहती क्या है। रवि काका की चेतावनी को अनसुना करके अंधेरी रात में गांव के पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ता है। हवाएं तेज हो जाती हैं और माहौल में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। चंपा काकी, मैं रवि हूँ, शंभू का बेटा। मैं जानता हूँ आप यहाँ हैं। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझने आया हूँ। सामने आइए। मुझे पता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है। सरपंच ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, गांव वालों को नहीं। हरी और बाकी लोग डरपोक थे, मुजरिम नहीं। असली मुजरिम अभी भी जिंदा घूम रहा है। आप मुझे सुन सकती हैं ना? वो देखिए, मैं आपके लिए वही गुड़ की गजक लाया हूँ जो आप मुझे बचपन में देती थी। मैं आज भी आपको अपनी माँ जैसा मानता हूँ। प्लीज सामने आइए। तभी अचानक तेज आंधी चलती है और पेड़ से एक भयानक आकृति नीचे उतरती है। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हैं और बाल हवा में उड़ रहे हैं। रवि, तू यहाँ क्यों आया? चला जा यहाँ से, यहाँ सिर्फ मौत है। मेरा प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं इस पूरे गांव को राख कर दूंगी। नहीं काकी, ये प्रतिशोध नहीं है, ये तबाही है। आप उन लोगों को मार रही हैं जो सिर्फ डरे हुए थे, लेकिन जिसने आपका खून किया वो सरपंच तो आज भी अपनी हवेली में आराम से सो रहा है। क्या ये न्याय है? न्याय? न्याय तो मुझे तब भी नहीं मिला जब मैं जिंदा थी। उस सरपंच ने मेरी जमीन के लिए मेरी जान ले ली और ये गांव वाले ये सब तमाशा देखते रहे। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं मानता हूँ गांव वालों से गलती हुई, लेकिन काकी, अगर आप सबको मार देंगी तो सरपंच का सच कभी सामने नहीं आएगा। वो दुनिया की नजर में शरीफ ही रहेगा। क्या आप नहीं चाहती कि पूरी दुनिया देखे कि वो कितना बड़ा शैतान है? मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, उसका खून पीऊंगी, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और उसके बाद आप फिर भी इसी पेड़ से बंधी रहेंगी, एक भटकती आत्मा बनकर। काकी, मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, सरपंच को कानून के हिसाब से और समाज के सामने ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए। तू अभी बच्चा है रवि। वो सरपंच बहुत चालाक है, वो तुझे भी मार देगा। वो मुझे नहीं मार पाएगा। मेरे पास एक योजना है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको कल रात चौपाल पर आना होगा, लेकिन मारकाट करने नहीं, बस डराने के लिए। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी?
अगर तू असफल हुआ रवि, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मुझे मंजूर है। अगली सुबह रवि गांव में एक नई खबर फैला देता है। वो सीधा सरपंच की हवेली पहुंचता है। प्रणाम सरपंच जी, मैं रवि, शंभू का बेटा। हाँ, सुना है तू कल रात आया है। कहो क्या काम है? और सुना है तू गांव वालों को भड़का रहा है कि तू उस चुड़ैल को भगा सकता है। भड़का नहीं रहा सरपंच जी, सच कह रहा हूँ। मैं शहर से एक बड़े तांत्रिक को जानता हूँ। मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि चंपा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। अधूरी इच्छा? क्या बकवास है ये? उसे क्या चाहिए? वो कह रही है कि उसकी जमीन के कागजात में कुछ गड़बड़ थी। वो चाहती है कि आज रात चौपाल पर आप सबके सामने उस जमीन का असली सच बता दें। तांत्रिक ने कहा है कि अगर आपने सच नहीं बोला तो आज रात वो आपके वंश का नाश कर देगी। वो अब तक गांव वालों को मार रही थी, लेकिन आज रात उसका निशाना सिर्फ आप हैं। तुझे क्या लगता है मैं इन धमकियों से डर जाऊंगा? मैंने उसे जिंदा रहते नहीं छोड़ा तो मरने के बाद क्या बिगाड़ लेगी? लेकिन ठीक है, अगर गांव वालों का वहम दूर करना है तो आज रात चौपाल लगेगी। मैं भी देखूं कौन सी चुड़ैल आती है। सरपंच जी, समय हो गया है। तांत्रिक जी ने कहा था कि ठीक 12 बजे चंपा की आत्मा आएगी। अगर आपने उससे पहले अपनी गलती नहीं मानी तो अनर्थ हो जाएगा। चुप कर छोकरे, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। वो जमीन मेरी थी और मेरी रहेगी। चंपा एक जिद्दी औरत थी। उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, इसलिए क्या सरपंच जी, रुक क्यों गए? बता दीजिए सबको। इसलिए उसका मरना जरूरी था। हाँ, सुन लो सब लोग, मैंने ही उसे मरवाया था। और अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो उसका भी वही हाल होगा जो चंपा का हुआ। कोई चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरपंच की बात पूरी होते ही अचानक तेज आंधी चलने लगी। मशालें बुझने लगी। बादलों की गरज से आसमान थर्रा उठा। देखो, वहां पेड़ के ऊपर वो देखो, लाल साड़ी में कोई है। कौन है वहां? सामने आओ। मैं गजेंद्र सिंह हूं। मैं किसी से नहीं डरता। गजेंद्र, मेरे कातिल, तूने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चंपा हवा में तैरते हुए नीचे उतरी। उसका भयानक रूप देखकर सरपंच की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मर चुकी हो। तुम मुझे नहीं मार सकती। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा गजेंद्र। तूने मेरी जमीन ही नहीं, मेरी इज्जत और मेरी जान भी ली। आज तेरा हिसाब होगा। रुकिए काकी, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब कानून अपना काम करेगा। तभी पुलिस की जीप के सायरन की आवाज आती है। रवि ने पहले ही शहर से पुलिस बुला ली थी और सरपंच का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया था। गजेंद्र सिंह, तुम्हें चंपा देवी की हत्या और गांव वालों को धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगी। नहीं इंस्पेक्टर, ये सब झूठ है। ये लड़का और ये भूत, ये सब मिले हुए हैं। ये मुझे फंसा रहे हैं। भूतों का तो पता नहीं सरपंच, लेकिन लाशें कभी कभी सच बोल देती हैं। तुम्हारे 2 आदमियों ने थाने में पहले ही गवाही दे दी है कि तुमने ही चंपा को कुएं में फेंकवाया था। ले चलो इसे। पुलिस सरपंच को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। गांव वाले जो सालों से डरे हुए थे, आज राहत की सांस लेते हैं। रवि मुड़कर देखता है, चंपा अब अपने भयानक रूप में नहीं बल्कि एक साधारण महिला के रूप में खड़ी है। उसके चेहरे पर शांति है। तेरा शुक्रिया बेटा। आज मेरे मन का बोझ उतर गया। आज मुझे असली मुक्ति मिली है। इस गांव का ख्याल रखना रवि। आप चिंता मत कीजिए काकी,
अब इस गांव में कोई अन्याय नहीं होगा। आप चैन से जाइए। देखते ही देखते चंपा की आकृति हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। गांव से वो मनहूस साया हमेशा के लिए हट गया। अगली सुबह सूरज की किरणें एक नई उम्मीद लेकर आईं। रवि बेटा, तूने तो चमत्कार कर दिया। तूने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि इस गांव को उस पापी सरपंच से भी मुक्त करा दिया। हम तेरा एहसान कैसे चुकाएंगे? एहसान कैसा काका? ये मेरा भी गांव है। बस एक बात याद रखिएगा, जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुल्म करना। अगर आप सब पहले ही बोल पड़े होते तो शायद चंपा काकी को चुड़ैल नहीं बनना पड़ता। तुम सच कहते हो भैया, हम कसम खाते हैं अब से हम किसी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। बस यही असली बदलाव है। चलो अब खेत चलते हैं, बहुत काम बाकी है। और इस तरह बीरामपुर गांव की काली रात खत्म हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और एक भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।